कल कहाँ तक थे हम लोग? तो कल हम लोग जो दो कंसेप्ट देखे थे, कौन सा था? पहला सीरीज का एपी होना और नंबर ऑफ टर्म्स का ऑड होना। उस केस में कैसा होता है? एवरेज क्या होता है आपका? डायरेक्ट गुड इवनिंग मिडिल नंबर होता है। दूसरा, जब सीरीज एपी होगा और नंबर ऑफ टर्म्स इवन होता है तब क्या होता है उसमें? कैसा होता है आपका? अरे एवरेज कैसे निकाले थे कल? जब गिवन सीरीज एपी सीरीज हो और नंबर ऑफ टर्म्स आपका इवन हो, तब हम लोग देखे थे क्या कॉन्सेप्ट? जो भी एवरेज होगा उसके एक पहले वाला क्या होता है? एवरेज माइनस कॉमन डिफरेंस बाई 2, उधर वाला एवरेज प्लस कॉमन डिफरेंस बाई 2, और इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इवन और ऑड हो आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हो ये 2, ये आपका वैलिड रहता है। क्लियर है? अब देखो मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना इस पे। ऐसा कोई सीरीज है, मान के चलो ये नॉर्मल सीरीज है। अभी इसका एवरेज क्या हो रहा है बताओ? यहाँ पे एवरेज क्या होगा इसका? 6 है। ये पूरी सीरीज को मैं अगर इंटू 2 कर देता हूँ, 4, 8, 12, 16, 20, अब इसका एवरेज क्या हो जा रहा है? क्या हो जा रहा है? 12। इसको नोटिस करते जाना कैसा कैसा होते जा रहा है। क्लियर है? अभी मैं इसको बोल सकता हूँ सिंपली, इसका एवरेज क्या हो गया आपका? 12, विच इज नथिंग बट क्या हो रहा है आपका? देखो ए न्यू इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 2 टाइम्स ऑफ ए ओल्ड। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? नेक्स्ट में मैं इसको क्या करता हूं? +2 कर देता हूं, तो कैसा दिखेगा? 4, 6, 8, 10 और 12। अब आपका न्यू एवरेज इस केस में क्या हो रहा है? देखो आपका 8 हो गया। ये जो 8 हो रहा है इट इज नथिंग बट आपका ए न्यू क्या हो रहा है आपका? देखो 2 + ए ओल्ड। समझ पा रहे हो? सेम नेक्स्ट केस में अगर मैं इसमें -1 कर देता हूं तो कैसा दिखेगा ये? 1, 3, 5, 7 और 9। अब आपका न्यू एवरेज कितना हो गया आपका? कितना हो गया? 5, विच इज नथिंग बट क्या हो रहा है आपका? ए न्यू क्या हो रहा है आपका? ए ओल्ड -1। समझ पा रहे हो आप? तो इसको देखने से मैं क्या समझ पा रहा हूं कि अगर मेरे पास ऐसा कोई सीरीज है, अभी तो 5 नंबर है, कल को मैं बोलूं ऐसे 500 नंबर है मेरे पास। इफ ईच नंबर इज ट्रिपल, डबल, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, कुछ भी हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं फिर से उसको लिखूं और उसका फिर से नया एवरेज कैलकुलेट करूं, मैं क्या कर सकता हूं? अगर कोई चेंजेस है आपका वो थ्रू आउट द सीरीज अप्लाई हो रहा है। क्लियर हो पा रहा है आपको? आ जाओ आ जाओ। कोई चेंजेस है अगर वो थ्रू आउट द सीरीज अप्लाई हो रहा है, इससे क्या समझते हो आप? सिंपली मैं ओल्ड वाले एवरेज में जाके वही चेंजेस को मैं कर दूंगा। समझ पा रहे हो? जैसे मैं बोल रहा हूं आपको ये सीरीज दे दे रहा हूं 2, 4, 6, 8। लेट ये 5 स्टूडेंट है जिनका ये फॉलोइंग नंबर्स है। मैं कल को बोलता हूं कि मैं पूरे क्लास वालों का नंबर को मैं डबल कर दे रहा हूं, तो अब आप क्या करोगे? तब जाके सेपरेट एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे आप? समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? अगर सिंपल वर्ड में समझोगे तो क्या हो रहा है, अगर थ्रू आउट आप पूरे सीरीज में, या मैं बात करूं एक ग्रुप ऑफ क्लास है, कोई भी चेंजेस आप अगर पूरे सीरीज में मतलब इंडिविजुअल ग्रुप में अप्लाई हो रहा है, तो आपका वही सेम चेंजेस को आप ओल्ड वाले एवरेज में अप्लाई करोगे तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। जैसे देखो आपका ये वाले सीरीज में मैं इंटू 2 किया तो मेरे को कोई लिखने का जरूरत ही नहीं था, मैं सीधा बोल सकता था ओल्ड एवरेज अगर 6 है इसका तो न्यू एवरेज क्या होगा? 12। नेक्स्ट वाले में अगर मैं +2 कर रहा हूं तो मेरे को सीरीज से कोई मतलब नहीं, मैं डायरेक्टली बोल सकता था 6 + 2 8 होगा। इधर क्या कर रहा हूं मैं? -1 कर रहा हूं तो मैं डायरेक्टली बोल सकता था न्यू एवरेज 5 होगा। पूरे सीरीज को मैं डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो आपको क्या दिखेगा? एवरेज 3। समझ पा रहे हो? मतलब इसको सिंपल समझने का मतलब क्या है, अगर कोई भी चेंजेस है थ्रू आउट द सीरीज अप्लाई होता है तो आप इंस्टेड ऑफ आप नया सीरीज बनाने का या और भी कुछ तरीके से फाइंड करने के बजाय आप सेम चेंजेस को ओल्ड एवरेज में अप्लाई कर दो। क्लियर है? तो आप इसको ध्यान रखो, इसको आप लिख सकते हो, ये कंसेप्ट नंबर 3 है आपका, लिख लो आप इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए, आगे कुछ क्वेश्चन है इसी के बेस पे है। क्या बोला? आपको समझ आया? एनी चेंजेस डन ऑन द होल सीरीज और होल ग्रुप, तो सिंपली आपका न्यू एवरेज क्या होगा? सेम चेंजेस को आप ओल्ड एवरेज में अप्लाई करोगे तो यू विल गेट द न्यू एवरेज। क्लियर है आपको?
तो ये कौन सा था आपका कंसेप्ट नंबर 3, एवरेज का कंसेप्ट नंबर 3 था। बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट आप देखो, ये वर्कशीट है ऑनलाइन वालों के लिए, एप्लीकेशन में अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ो, आप नोट कर लो, पहले नोट कर लो। क्लियर है, लिख लिए सब। रीड क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। कल क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके थे वर्कशीट का। रीड क्वेश्चन नंबर 11, ऑनलाइन वाले भी ध्यान देंगे क्या बोल रहा है, लेट मी रीड। द एवरेज कहा गया आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ 187 स्टूडेंट्स। एक क्लास में 187 बच्चे हैं, उनका एवरेज मार्क्स जो उनको मिला है वो 69 है। समझ पा रहे हो। इफ ईच स्टूडेंट इज नाउ अवॉर्डेड विथ 5 ग्रेस मार्क्स, अगर हर एक स्टूडेंट को मैं 5 ग्रेस मार्क्स देता हूं, मतलब क्या हो रहा है, ये जो चेंजेस है वो +5 वाला चेंजेस मैं थ्रू आउट 187 स्टूडेंट कर रहा हूं। देन व्हाट विल बी द न्यू रिजल्टेंट एवरेज, देन व्हाट विल बी द न्यू रिजल्टेंट एवरेज। क्लियर है। इसको आप कन्वेंशनली देखोगे तो आपको क्या चाहिए रहता है, देखो कन्वेंशनल अप्रोच से आप बनाओगे तो क्या चाहिए रहेगा, एवरेज होता है सम बाई एन। समझ पा रहे हो आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। तो सम कैसे आएगा, सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू एन। देखते जाओ यहाँ पे, मैं अगर सम निकालना चाहूंगा तो 187 इंटू 69 करूंगा तो ये सम नहीं आ जाएगा। पहले 187 स्टूडेंट का जितने भी मार्क्स मिले होंगे उनका ग्रैंड सम कितना होगा, इतना ही होगा। समझ पा रहे हो। प्लस फिर से 187 स्टूडेंट को मैं 5 मार्क्स दे रहा हूं। देखो डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ रहा है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो विद इन 5 सेकंड आप 74 मार्क्स बोल सकते हो आप इसको। अरे इसको इंटू करने के बजाय आपको मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं पूरा चेंजेस किसी ग्रुप में अप्लाई कर रहा हूं, अभी 187 स्टूडेंट का ग्रुप है, मेरे को क्या मतलब किसी इंडिविजुअल को कितना नंबर मिला, या मैं उसका सम फाइंड करूं। पहले तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ओवरऑल सम आएगा, व्हाटएवर जो भी सम आएगा। ये जो सम है उसको आप ले जाके यहां पुट करोगे तो आपका ये सम डिवाइडेड बाई 187 करोगे तो फिर 74 आएगा। समझ पा रहे हो आप क्या बोल रहा हूं। काम वही हो रहा है, काम वही हो रहा है, लेकिन आपको देखो इंस्टेड ऑफ डिफिकल्टी आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो। उससे बढ़िया आपके पास क्या सिंपल कंसेप्ट है, अगर कोई भी चेंजेस थ्रू आउट द ग्रुप अप्लाई होता है तो आपको सिंपली मैं इसको क्या करता, इतना कुछ ना करके, ये सब कुछ ना करके मैं बोलता 69 + 5, मेरा आंसर 74 मार्क्स हो जाता। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्यों हो पा रहा है, क्योंकि वो 187 स्टूडेंट को मैं 5 ग्रेस मार्क्स दे रहा हूं ना। सेम अगर मैं बोलता कि उसमें सबके 5 नंबर मैं डिडक्ट कर ले रहा हूं, तब आंसर क्या होता मेरा 64। क्लियर है आपको। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखो, ये वाला कंसेप्ट है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। क्लियर है। इसका आंसर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी, 74 इज द राइट आंसर। अभी 2 पार्ट में सम कैलकुलेट करना पड़ता ना मेरे को। क्लियर है। अब देखो कंसेप्ट नंबर 4 जो आपका एवरेज में पूछता है। कंसेप्ट नंबर 4 क्या है आपका, इधर देखो, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बेस्ड ऑन एजेस, एजेस के बेस पे आपको मल्टीपल टाइम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक तो जब आप इक्वेशन बेस बनाओगे कि फादर है 5 साल छोटा है, फादर का 10 साल पहले एज इसके सन के इतने बराबर था, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है। या आपको ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा 5 साल पहले फादर और सन के एज का रेशियो इतना था, 10 साल बाद उतना हो गया। तो ये सब वैरायटी क्वेश्चन हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो कवर करेंगे। अभी फिलहाल आप देखो ये जो बेस्ड ऑन एजेस का क्वेश्चन है वो किसके भी रेस्पेक्ट पे, एवरेज के रेस्पेक्ट पे। तो एजेस वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं पे भी जाके फिट हो जाता है। तो अभी हम वो कैटेगरी के क्वेश्चन देख रहे हैं जो बेस्ड ऑन एजेस होगा और एवरेज से रिलेटेड होगा। क्लियर है। तो सिंपली मैं आपको बताता हूं, इसके लिए आप एकदम यहाँ पे याद रखो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2-4 लोग जितने भी बैठे, मैं किसी 2 को कंपेयर करना चाहता हूँ। क्लियर है।
तो मैं किसी दो को ऐसे कंपेयर कर सकता हूं क्या जब तक मेरा रेफरेंस पॉइंट सेम नहीं रहेगा? मैं किसी को ऐसा बोल सकता हूं कि राम है वो 10 साल पहले इतना था और शाम इतने साल बाद उतना है, अब बताओ दोनों में बड़ा छोटा कौन है? ऐसा बोल सकता हूं क्या? किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए मेरा रेफरेंस पॉइंट सेम होना चाहिए ना। जैसे मैं दो बच्चों को कंपेयर कर रहा हूं तो किसी बच्चे को कंपेयर कैसे करूंगा? जिसका मार्क्स ज्यादा आ रहा है, तो मार्क्स ज्यादा आ रहा है, वो ज्यादा तेज है, ये कैसे डिसाइड करूंगा? जब पेपर सेम होगा ना। कोई इंग्लिश के पेपर में टॉप कर दिया और मैथ्स के पेपर में कोई टॉप कर दिया, मैं कैसे डिसाइड करूंगा कौन ज्यादा होशियार है? समझ पा रहे हो? तो रेफरेंस मस्ट बी सेम फॉर कंपैरिजन। क्लियर है? तो यहां पे आप देखोगे तो बेस्ड ऑन एजेस में जो सबसे पहला की पॉइंट क्या है आपका? ब्रिंग इट टू प्रेजेंट एज। आप कहीं पे भी हो नंबर लाइन में, आपको 10 साल पहले के बोले, 10 साल बाद का बोले, आपको क्या करना है? ये जैसे नंबर लाइन है तो आपका ये जीरो वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है आपका? ये प्रेजेंटेज में हुआ। अब आपको मैं यहाँ पे -10 में बोल दूं, कोई इंफॉर्मेशन दे दूं कि 10 साल पहले का बात है, तो आप कोई चीज को 10 साल पहले जाके कंपेयर कर सकते हो क्या? नहीं, रेफरेंस पॉइंट सेम है। तो सबसे पहला अच्छा रेफरेंस पॉइंट क्या है? ये जो 10 साल पहले कहानी है उसको आप जीरो पे लेके आ जाओ। जीरो पे लाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? -10 की +10। अरे तो मैं -10 में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हूं, अब मेरे को यहां जाना है तो मैं +10 करके नहीं आ जाऊंगा क्या? समझ पा रहे हो? सेम अगर मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ +7 ईयर्स बाद का कहानी है, 7 ईयर्स आफ्टर, हेंस ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन में आपको। अब ये 7 साल में बाद में खड़े हो आप, अभी आप कैसे कंपेयर करोगे किसी दो लोगों को अलग अलग टाइम पे? तो सबसे बेटर ऑप्शन होता है क्या? ब्रिंग इट टू प्रेजेंट एज। जिनका भी बात हो रहा है उसका सबका आप एजेस को लेके आ जाओ प्रेजेंट एज में। क्लियर है? तो अगर फ्यूचर पास्ट में दिया है तो आप उसको ऐड करके आप ले जाओ प्रेजेंट में, अगर फ्यूचर में दिया है तो इधर आने के लिए मेरे क्या करना पड़ेगा? -7। क्लियर है आपको? दूसरा, ये तो पहला कंसेप्ट था आपका जो आपको ध्यान में रखना है, जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट। दूसरा, आप कभी भी कंपैरिजन होगा, कैसे होगा बताओ? कंपैरिजन इज ऑलवेज डन ऑन सम। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? देखो जैसे दो लोग हैं, राम और श्याम, इनका एवरेज का एज का एवरेज है 50। समझ पा रहे हो? और जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो आपके लिए, ये राम और ये श्याम है, इनका एवरेज एज है 50, एवरेज है, एजेस का एवरेज इतना है। नेक्स्ट मैं बोल दे रहा हूँ राम, श्याम और ये मोहन है, इनका 56 है, एवरेज एजेस का एवरेज है। तो मैं इसके बेसिस पे ये कंक्लूड कर सकता हूँ क्या कि जो मोहन है वो 6 साल का होगा? नहीं कर सकता। कैसे कंक्लूड कर पाऊंगा मैं बताओ? ये एज का एवरेज है ना, ये 50 साल है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये राम और श्याम दोनों का एज 50 साल, ऐसा थोड़ी है। गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोल रहा हूँ? कभी भी ऐसा कंपैरिजन है एवरेज पे नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो आप? जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो राम और श्याम का दोनों का जो भी एज होगा, व्हाटएवर, उसका एज कितना है, एवरेज कितना है? 50। अभी बोल रहा हूँ राम, श्याम और जैसे मोहन है, उनका जो एवरेज है एजेस का वो 56 है। तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि मोहन 6 साल का हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? क्यों? वो क्या चीज है जिसके बारे में बात कर रहा हूं? वो अभी कैसा है? वो आपका एवरेज है। एवरेज में कभी भी कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो सिंपल आपको ये दो रूल याद रहेगा तो सब क्वेश्चन आपके लिए आसान है। कंपैरिजन इज ऑलवेज डन ऑन सम। सेम चीज को मैं अगर यहां पे ऐसा बोलता कि राम और श्याम का जो एज है उसका टोटल सम 80 ईयर्स है, और राम, श्याम और मोहन का जो सम है वो 110 साल है। क्या बोल रहा हूं मैं? समझ पा रहे हो आप क्या बोल रहा हूं? राम और श्याम का एज है, उसका सम कितना है? 80 ईयर्स। राम, श्याम और मोहन का जो सम है एज का वो 110 साल है। तब यहां पे आप जाके बोलते हैं सर ये जो मोहन है ना वो आपका 30 ईयर्स का है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो ये बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। ये जो मैं बता रहा हूं आपको किसके रेस्पेक्ट में बता रहा हूं? सम के रेस्पेक्ट में। और यहां पे मैं बात किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं? एवरेज के रेस्पेक्ट में। तो आपका सिंपल कंसेप्ट क्या है? अब जो आप एवरेज में पढ़ रहे हो तो आपको 2 लोग, 3 लोग, जितने लोग भी होंगे उनका आपको एवरेज दिया रहेगा। तो आपको एवरेज से सम बनाना आएगा कि नहीं? जैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पे राम और श्याम का एजेस का एवरेज 50 है, तो इसके बेसिस पे आप क्या बता सकते हो? राम और श्याम है जो, उनका एजेस का सम कितना होगा बताओ? 100 होगा ना। ये 2 लोग हैं, n का वैल्यू 2, सम का वैल्यू 50, एज ए का वैल्यू कितना होगा? 50। तो यहां से आप एवरेज इज इक्वल टू s बाई n, तो s कितना हो जाएगा? 50 इंटू 2। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपका? तो आपको ये 2 सिंपल रूल है, याद रखना। पहला, ब्रिंग इट टू प्रेजेंटेज, हमेशा प्रेजेंटेज में बात करना है। दूसरा, जो भी कंपैरिजन होगा सम पे होगा। क्लियर है? नोट इट डाउन। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में देखने को मिलेगा, बेस्ड ऑन एजेस वाले।
ये जो 2 की पॉइंट है, अगर आपको ये याद रहेगा तो पेपर में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बना सकते हो आप, सिंपल आपके लिए। गलती ये मत करना कि यहाँ पे आपको एवरेज में दिया और एवरेज के रेस्पेक्ट में आप निकाल दे रहे हो डिफरेंस करके, एक ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। समझ पा रहे हो आप? हो गया नोट? नोट करो। नोट हो गया तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 12, बिठा दूं ये? नोट कर लिए सब? रीड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप, ये कैसा क्वेश्चन है? बेस्ड ऑन एजेस, आपका एवरेज वाला क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजेस। देखो क्या बोल रहा है आपका, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहे हो। द एवरेज एज ऑफ अ कपल, कपल में कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे, हस्बैंड और वाइफ हो गए। तो n का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? 2। 7 years ago was 24 year, मतलब ये आप यहाँ पे -7 पे खड़े हो और यहाँ पे बता रहा है 24 साल है। समझ पा रहे हो? अब ये 24 साल रेफरेंस हो सकता है क्या? नहीं। नेक्स्ट आगे लाइन पढ़ो। द एवरेज एज ऑफ अ कपल इंक्लूडिंग चाइल्ड, नेक्स्ट केस में बता रहा है आपको हस्बैंड है और वाइफ भी है और उसका चिल्ड्रन भी है, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया? 3 लोग। सेकेंड केस में इनका बता रहा है 22 ईयर्स है एट प्रेजेंट। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये यहाँ पे याद रखो, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन का एट प्रेजेंट बता रहे 22। क्लियर है आपको? अब बताओ, एक प्रेजेंट में है और एक आपका 7 ईयर्स अगो है, रेफरेंस सेम है क्या? हो पाएगा? चेक हो पाएगा क्या इसमें? आप निकाल पाओगे क्या? नहीं। तो सबसे पहला टास्क क्या है सर, इनका अगर एवरेज अभी 7 ईयर्स पहले 24 ईयर्स था, तो एक काम करो, इनको प्रेजेंट में लेके आओ। 24 + 7 ये 31। क्लियर है आपको? अभी जस्ट समझाया आपको कैसे करना है। अब ये हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन का कितना दे रहा है? 22। ये तो ऑलरेडी है। अब ये आपका एट प्रेजेंट का डेटा है, इसके बेसिस पे अगर आपको पीछे फेंकता है या आगे फेंकता है तो हम उसको नंबर टाइमलाइन पे स्विच कर लेते हैं। क्लियर है आपको? ये हो गया। अब इसके बेसिस पे मैं बताऊं, ऐसा बोल सकता हूं क्या? हस्बैंड प्लस वाइफ का जब आपका एवरेज 31 है तो हस्बैंड प्लस वाइफ का 22 है। अब आप देखो कंपेयर करोगे तो चाइल्ड का एज यहाँ पे आपका तो निगेटिव आ जाएगा। समझ पा रहे हो? अरे इसको माइनस करोगे तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि एवरेज में आपको कंपेयर ही नहीं करना है। मैं बताया आपको गलती होगा आपका। तो ये एवरेज मेरा रेफरेंस थोड़ी होता है। रेफरेंस क्या होता है मेरा? सम। वो क्या होता है? एवरेज इनटू n। जो केयरफुली ध्यान देना है, ये आपको 31 लेना था। अगर आप 24 को लेके बनाओगे तो भी एक ऑप्शन मैच करेगा। लेकिन गलती क्या हो रहा है, आपका रेफरेंस पॉइंट सेम नहीं है। तो आपका जो 2 की पॉइंट था, क्या आपका रेफरेंस क्या होना चाहिए? प्रेजेंटेज। और दूसरा क्या होना चाहिए आपका? सम पे कंपेरिजन। ये 2 अगर आपका सेटिस्फाई होगा तो तुरंत आपका आंसर आएगा। तो इसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूं कि हस्बैंड प्लस वाइफ का जो दोनों का सम है एट प्रेजेंट कितना होगा? सर 31 × 2 62 ईयर्स। क्लियर है आपको? सेम इसके बेसिस पे क्या बोल सकता हूं? 22 × 3 मतलब 66 ईयर्स। तो यही जो बता रहा है आपको, क्या बता रहा है पता है? हस्बैंड प्लस वाइफ है जो कपल है, उसका एट प्रेजेंट एज का सम कितना है? 62 ईयर्स। और उनके चिल्ड्रन के साथ मिला के उसका प्रेजेंट का एज कितना है? 64 ईयर्स। अब जाके आप फाइनली कंक्लूड कर सकते हो। क्या कंक्लूड कर सकते हो? जो चाइल्ड है वो 4 ईयर्स का था। 66 - 62। क्लियर है आपको? समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? तो आपका जो कंपैरिजन होगा वो सम पे, और आपका जो भी रेफरेंस होगा वो प्रेजेंट एज पे आना चाहिए। अब देखो चेक करो, जो मैं बोला वो सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं इसमें? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। 12 का ऑप्शन नंबर डी। ये तो मैं आपको लिख के बता रहा हूं। आप थोड़ा सा और ज्यादा स्पीड आ जाएगा आपको तो क्वेश्चन देख के आप ऐसे ही ऑप्ट कर सकते हो। सीधा उसको मन में आएगा तो 31 × 2 62 64, ये आपको पेन उठाए बिना आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी। सेम देखो, अब आपके पास और क्या ऑप्शन हो सकता है? एक एग्जामिनर क्या बोल सकता है? ये जो c = 4 ईयर आया चाइल्ड का एज, वो क्या कौन सा एज है? चाइल्ड का कौन सा एज है? प्रेजेंट का एज है। अगर मेरे को पूछ सकता है इसमें चाइल्ड का एज बताओ 2 साल पहले, तो मैं क्या करूंगा? इसको और 2 साल पीछे ले जाऊंगा, 2 ईयर्स हो जाएगा। ये चाइल्ड का एज 10 साल बाद बताओ तो क्या हो जाएगा?
14 ईयर्स हो जाएगा। सिंपल है ये सब। हो गया, नोट हुआ? देखो रीड क्वेश्चन नंबर 13, सेम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप, बिठा दो ये क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे तो आप देखो आप ओरली बना पा रहे हो कि नहीं। इसको देखो, द एवरेज एज ऑफ अ कपल इंक्लूडिंग देयर सन। तो कपल में कौन कौन हो गए? हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन। 9 ईयर्स अगो वाज 27 ईयर। 9 साल पहले कितना है उनका? 27 साल। तो प्रेजेंट में कितना होगा? 36 साल। 36 में 3 मल्टीप्लाई होगा कि 2? 3 होगा ना? होगा ना, 3 लोग है ना, तो 36 इंटू 3 108। उसके बाद देखो द एवरेज एज ऑफ अ कपल 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। 5 साल पहले कितना है उनका? 39 ईयर्स। तो अभी प्रेजेंट में कितना होगा? 39 प्लस 5 44। अब 44 में 3 होगा कि 2? 88। 88 108 में 88 माइनस करो, 20 साल का चाइल्ड है आपका। समझ पा रहे हो? इसको मैं सिंपली यहाँ पे और सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो पहले वाले केस में हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन, इनका पहले एज कितना दिया है? कितने साल पहले दिया है? 9 ईयर्स अगो 27 ईयर है। तो यहाँ पे मैं लेके आऊंगा इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 27 प्लस 9 36। सम कितना हो जाएगा? 36 इंटू 3 108 ईयर्स। क्लियर है आपको? नेक्स्ट केस में आपको बोल रहा है केवल हस्बैंड प्लस वाइफ है, इनका 5 ईयर्स अगो कितना है आपका? -5 पे कितना है आपका? देखो यहाँ पे 39 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 39 प्लस 5 दैट इज 44। सम कितना हो जाएगा? 44 इंटू 2 88। इसको जब आप माइनस करोगे तो आपका चाइल्ड का एज कितना आ जाएगा? 20 ईयर्स। क्लियर है? अब आप देखो उसमें पूछा क्या है? द प्रेजेंट एज ऑफ द चाइल्ड क्या है आपका? 10 साल बाद चाइल्ड का एज क्या होगा? 30 साल। 10 साल पहले क्या होगा? 10 ईयर्स। वो सब जो भी पूछे आपके पास प्रेजेंट एज है ना, उसके बेसिस पे आप बात कर सकते हो। तो सिंपल रूल है, मैं बता रहा हूं, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पेपर वेपर लेके ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये सब ओरल बनने वाले क्वेश्चन है। क्लियर है? नोट हुआ? रीड क्वेश्चन नंबर 14। हो गया, नोट कर लो आप प्रॉपर अच्छे से। समझ आ रहा है सोनू? क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 ऑनलाइन वाले भी ध्यान दो। द एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज 3x। एक्स नंबर का एवरेज कितना है? 3x। इफ x minus 1 is subtracted from each number, find the new average। क्या होगा? x नंबर है, वो कितने भी नंबर हो, उसका एवरेज कितना दिया आपको? 3x। अगर मैं पूरे नंबर में x minus 1 कर दे रहा हूं तो न्यू एवरेज क्या होगा? तो आपको न्यू एवरेज का पता तो है, वॉट एवर चेंजेस आप जो ओल्ड एवरेज में अप्लाई करोगे वही आपका न्यू एवरेज हो जाएगा। तो a न्यू क्या हो जाएगा आपको? देखो a ओल्ड कितना दिया है? 3x। इसमें माइनस क्या कर रहे हो आप? x minus 1। तो आपका न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 आ जाएगा। वेरी सिंपल आएगा आपका। कौन सा ऑप्शन है? देखो ऑप्शन नंबर ए। जो भी मेरा न्यू एवरेज होता है वो क्या करता हूं मैं? जो भी चेंजेस मैं पूरे थ्रू आउट में अप्लाई करूंगा वो सेम चेंजेस को आप ओल्ड एवरेज में अप्लाई करो। ओल्ड एवरेज क्या था मेरा? 3x था, उसमें मैं सब में माइनस x minus 1 कर रहा हूं, तो x minus 1 तो कर दिया मैं, तो आप देखो 2x प्लस 1 आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप, अगेन आप बना सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? ध्यान दो। द एवरेज ऑफ सेट ऑफ 45 नंबर, 45 नंबर है, उसका एवरेज है 52।
समझ पा रहे हो? अब ये 45 नंबर आप क्या है इसके बारे में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ ईच नंबर इज ट्रिपल्ड, हर एक नंबर को मैं ट्रिपल कर रहा हूं मतलब इंटू 3 कर रहा हूं, तो व्हाट इज द न्यू एवरेज, क्या आएगा आपका आंसर, कितना आ रहा है आपका 52 इंटू 3 156 आ जाएगा आपका आंसर, सिंपल। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है देखो आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो 15 का ऑप्शन नंबर 156 आएगा, जो भी चेक करो। अब देखो कल वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बात कर रहा था वो क्वेश्चन चालू हो रहा है। तो आपका सुपर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है अभी तक के, मान के चलो ये बेसिक ही था, आपका फाउंडेशन है जो था, उसमें एजेस वाला इंपॉर्टेंट है, आपका सीरीज वाला आता है। अभी अब बच्चे टाइप का जो पढ़ना था पढ़ लिया। अभी देखो अब आप क्या दे रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, ये होता है इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग वाला। कल देखे थे हम लोग, एक ग्रुप ऑफ क्लास है, ग्रुप ऑफ क्लास में मैं किसी आदमी को यहां से निकाल दूं तो एवरेज मेरा डिक्रीज होगा, ये होता है क्या, नहीं, वो डिपेंड करता है वो आदमी का वेट क्या था। क्लियर है? सेम वो बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, किसी आदमी को मैं इंक्लूड कराऊं तो भी एवरेज है वो हमारा बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है देखो आपका एवरेज इज इक्वल टू एस बाई एन। आप किसी को बाहर करो तो सम में भी डिफरेंट चेंजेस आएगा और एन में भी चेंजेस आएगा, किस में ज्यादा चेंजेस आ रहा है इसके वैल्यू पे आपका एवरेज डिपेंड होगा। क्लियर हो पा रहा है? सेम किसी को मैं इंक्लूड करूं तो सम में भी चेंजेस आएगा, एन में भी चेंजेस आएगा। तो आपका ये आपका एकदम मेन फैक्टर टाइप का, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई चलो गया सर तो एवरेज डिक्रीज होगा, इट में इंक्रीज और डिक्रीज, कोई अंदर आया तो बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ये जो वैल्यू आने जाने वाले पर्सन का। क्लियर है आपको? तो अब जो वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन है वो ऐसे ही क्वेश्चन होता है। 25-26 लोग हैं क्लास में, अगर क्लास टीचर का वेट इंक्लूड कर दिए तो एवरेज 1 से बढ़ गया, 2 से बढ़ गया, आप कैसे करोगे? तो आपका सिंपल आप याद रखो, इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखना है, जो भी कंपेरिजन होगा वो सम में होगा। क्लियर है आपको? देखो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, मैं सीधा क्वेश्चन पे ले जाता हूं। कौन सा 12 नहीं, कौन सा है ये 16, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है सुनते जाओ आप। द एवरेज वेट ऑफ 35 बॉयज इज 38 kg। 35 बॉयज हैं क्लास में, मतलब यहाँ पे देखो आप n कितना हो गया यहाँ पे 35, इनका एवरेज कितना है 38 kg। क्लियर आपको? अब ये एजेस वाला क्वेश्चन नहीं है तो प्लस माइनस वाला सीन ही नहीं होगा, ये तो वेट वाला क्वेश्चन है। देखो आपको क्या बोल रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 35 बॉयज इज 38 kg। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो आपका, एक क्लास टीचर उसका इंक्लूड हो गया, मतलब 35 से कितने हो गए आप 36 हो गए ना, एक क्लास टीचर भी तो आ गया उसका। अब क्या बोल रहा है, इफ द वेट ऑफ द क्लास टीचर इंक्लूडेड द एवरेज बिकम 39 kg। कितना हो गया एवरेज आपका 39। इसको 39 ना बोल के ये भी बोल सकता था कि इंक्रीजेस बाई 1, तो भी मतलब वही पड़ता। अब बताओ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो क्लास टीचर है वो 1 किलो का, इसको कंपेयर करके ऐसा बोल सकता हूँ क्या? क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि कभी भी कंपैरिजन है वो एवरेज पे नहीं कर सकता ना मैं, ऐसे 1 kg का क्लास टीचर होगा ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्लियर है? पैदा ही होते क्लास टीचर बना दिए उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कंपैरिजन होगा सम पे। ठीक है, सम पे हो रहा है तो अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 38 और 39 इंटू 36, ये कितना हो गया आपका, इसको देखो आप, अब आप इसको कंपेयर करोगे तब जाके बोलोगे क्या इसमें कि क्लास टीचर का वेट कितना था 74 kg। क्लियर है आपको? लेकिन अब अगेन टास्क क्या है सर, ये क्वेश्चन तो मेरे को समझ आ रहा है, मल्टीप्लाई करने में टाइम जा रहा है, समझ पा रहे हो? तो ये आपका जो मेन, अभी तो छोटे छोटे नंबर है, कल को और हो सकता है ये 35 लोग नहीं 135 लोग होते तो ये आपका बेसिक आपका कैसा कंसेप्ट है, अगर आप कन्वेंशनली सॉल्व करोगे तो क्या होता है, ऐसा सॉल्व होगा कन्वेंशनली जो आप ऑलरेडी करते आए हो। क्लियर हो पा रहा है आपको? क्या किया मैं, जो नंबर ऑफ पीपल्स को देखा मैं उसके बेसिस पे एवरेज लिखा, लेकिन कंपैरिजन है वो एवरेज पे हो सकता है क्या, नहीं, तो मैं सम निकाला। सम कैसे आएगा, एवरेज इज इक्वल टू एस बाई एन होता है, तो सम होता है एवरेज इनटू एन। ये फॉर्मूला तो दिमाग में बिठा लो आप। क्लियर? तो ये मेरा कन्वेंशनल अप्रोच है। अब देखते हैं इसको शॉर्टकट से, क्योंकि आपके पास इतना टाइम थोड़ी है कि आप उसको मल्टीप्लाई करते रहोगे। क्लियर है? तो जब भी आपका इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग वाला केस होता है तो उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखो कौन सा मेथड, टी मेथड एक होता है जिसके बारे में बात करते हैं हम लोग। क्या होता है आपका, कभी भी इंक्लूडिंग वाला केस होगा या आपका एक्सक्लूडिंग वाला, समझ पा रहे हो आप क्या बोल रहा हूं मैं, कोई पर्सन इंक्लूड हो या एक्सक्लूड हो, तो इस केस में आप ये कन्वेंशनल अप्रोच से नहीं जाओगे, ऐसा जाओगे तो नॉर्मल लोग भी यही बनाने वाले हैं, तो आपका टाइम कैसे बचेगा।
एक मेक अ टी, ऐसा टी बना लो आप, समझ पा रहे हो। इसका कुछ आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, नोटेशन होता है, जैसा बता रहा हूं उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप अपने हिसाब से। क्लियर है आपको। हमेशा ये जो मिनिमम एन है, मिनिमम एन मतलब समझ रहे हो आप, ये दोनों केस में मिनिमम एन कौन है 35, उसको आप यहां पे रखो लेफ्ट साइड में। उससे जो भी बड़ा एन हो मैक्सिमम एन। अब ये हो सकता है एक ना जड़ के दो लोग जुड़ जाते हैं यहाँ पे, एक क्लास टीचर की जगह दो क्लास टीचर जुड़ जाते हैं। क्लियर है। तो आपका मैक्सिमम एन में डिफरेंस 1 का होगा, ऐसा नहीं होता। जो भी होगा मैक्सिमम एन कहां पे आएगा आपका, इस साइड पे आएगा। इससे रिलीवेंट एवरेज कहां पे आएगा, उसके नीचे, और उस साइड भी उससे रिलीवेंट एवरेज उधर ही आएगा। तो जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे कितना था 35, इसका एवरेज कितना था, इधर कितने हो गए, इससे रिलेटेड रिलीवेंट एवरेज कितना था 39। बस सिंपल है। अब इसको आप कंपेयर कर दो, इससे इसको देखो आप, अभी तो आपके लिए बढ़ रहा है, कल को मैं बोलता कि डिक्रीजेस बाय 37 हो गया तो भी आपके लिए जेन्युइन बात है। वो क्लास टीचर हल्के आदमी था, मतलब वो लाइट वेट का आदमी था, तो एवरेज इंक्रीज डिक्रीज होगा, ये थॉट भूल जाओ। जो भी पॉसिबल होगा हम कर लेंगे। जैसे अभी मेरे केस में क्या हो रहा है, इंक्रीजेस बाय 1, तो आप सिंपली याद रखो लेफ्ट साइड से डायगोनल मल्टीप्लाई कर दो इसको, फिर आपका 74 आ जाएगा बिना मल्टीप्लाई के। हर जगह पे आपका इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग केस में आपका ये सेम बैठेगा। क्या बोल रहा हूं, वॉट एवर चेंजेस इन एवरेज, जो भी चेंजेस आपका एवरेज में हो रहा है, चेंजेस क्या हो रहा था एवरेज में 38 बिकम 39। अब कल को बोल देता कि इंक्रीजेस बाई 2 40 हो गया, तो क्या करता मैं यहाँ पे +2 होता, तो 35 + 2 करता तो कितना आता 70 और ऐड हो जाता है यहाँ पे। ये कैसे आया 35, ये 35 कैसे आ रहा है आपका 35 × 1, और ये 1 क्या है आपका जो भी चेंजेस है। क्लियर हो पा रहा है आपको। तो बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपको क्वेश्चन बनाना है, तो आप याद रखो इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग वाले केस में टी मेथड आपका एप्लीकेबल होगा। जो भी क्वेश्चन है सब में एप्लीकेबल होगा। क्लियर है। क्या कंसेप्ट है आपका, देखो यहाँ पे मिनिमम एन को आप कहाँ पुट करोगे, लेफ्ट साइड में, मैक्सिमम एन इस साइड, इससे रिलेवेंट एवरेज इससे इधर, और इससे रिलेवेंट एवरेज इधर। अब ये आपको ऐसा है कि कई बार आप ऐसा लग रहा है कि आपको पेन वेन उठाना पड़ेगा, क्या नहीं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखेगा मिनिमम वाला इस साइड है, दोनों में चेंजेस को देखो, जो भी चेंजेस होगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन को मैं अप्रोच करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं केवल इसको देखूंगा 38 और 39, जो भी डिफरेंस है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, कम वाले से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 35 को प्लस कर दो तो इससे आप 39 से आपका आ जाएगा आंसर 74। क्लियर है। इसको देखो ऐड करके देखो 74 आ रहा है कि नहीं। ये सेम चीज को मैं इतना तामझाम करके लेके आ रहा हूं, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपका जो वेस्ट होगा वो मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में होता है। क्लियर है। तो टी मेथड उसका एकदम अच्छा रिप्लेसमेंट है जिससे आप कम टाइम पे बना सकते हो। अभी आगे और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, नोट करो इसको। आप इसका फॉर्मेट को नहीं बदल सकते, अपने मन माफिक आप इसको इधर 36 और इधर 35 ऐसा नहीं रख सकते, समझ पा रहे हो आप, नोट कर लो आप। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब ये रिप्लेसमेंट वाले में एप्लीकेबल होगा क्या आपका, क्यों नहीं होगा, रिप्लेसमेंट में एन तो बदलता ही नहीं, रिप्लेसमेंट वाले में एन का तो बदलेगा ही नहीं आपका, एक जाएगा एक आएगा, तो ये एन तो डिफरेंस नहीं हो सकता, तो उसके लिए अलग शॉर्टकट सीख लेंगे हम लोग रिप्लेसमेंट वालों के लिए। क्लियर है आपको। फिलहाल आप देखो ये वाला जो वैलिड है ये इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग के लिए है आपका। क्लियर है आपको। इसका नाम है टी मेथड, आप याद रखो। कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिखे एवरेज का, वो भी इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वाला, तो आपका किससे बनेगा, वो टी मेथड से बनेगा।
हो गया, नोट हुआ सबका? हो गया नोट? रीड क्वेश्चन नंबर 18 कहाँ 17। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में, अब आप इतना ये वाला काम है ये ऑर्डिनरी लोग करेंगे, क्लियर है आपको? सिंपली मैं ऐसा टी बनाता हूं, देखो आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ रहे हो, अगर आप देखो नॉर्मल अप्रोच से बनाना चाहोगे तो कैसे दिखता वो? एन का वैल्यू कितना है पहले इसमें? एन का वैल्यू कितना है? 36। इसका एवरेज कितना दिया है? 17 kg। और क्लास टीचर इंक्लूड हो रहा है इसमें तो 37 हो जा रहा है। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट में देखोगे तो आपको क्या बोल रहा है? एवरेज इज इंक्रीज बाई 1 kg। तो इंक्रीज होके 1 kg मतलब ये कितना हो गया आपका? 18। अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या होता है? सम। या तो आप बहुत सुपर फास्ट हो मल्टीप्लीकेशन में, जो कि होता नहीं है, क्लियर हो पा रहा है? आप कैसे भी उसमें नर्वसनेस में, जल्दबाजी में, तो आप एकदम ये अप्रोच को फॉलो करो। अभी इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना, देखो आप ये इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका 54 kg आ जाएगा, समझ पा रहे हो आप? लेकिन अगेन आपका टास्क कैसे है? आपको ये 612 कैसे मिलेगा? 36 इंटू 17 करने से, और ये कैसा? 18 इंटू 37 करने से। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? अभी आप ये मल्टीप्लिकेशन करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो सिंपली हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैसे ला सकते थे? सर ये 36 है, इसका रिलेवेंट एवरेज 17 है, ये 37 है, इसका 18 है। मैं क्या करता, कितना हो रहा है इंक्रीज? +1। तो +1 से कौन मल्टीप्लाई होगा? 36 होगा, डायगोनल मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखो 36। ये कैसे आ रहा है सर? 36 इंटू +1, क्योंकि चेंजेस +1 का है। आप इसको करो 54, फिर से आ गया आपका। सबका आ रहा है 54 kg। तो ये वेट ऑफ क्लास टीचर है। दिख पा रहा है ना आपको? कौन सा शॉर्टकट लग रहा है? टी मेथड बेस्ट मेथड होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थोड़ा और प्रैक्टिस में लाओगे तो आप बिना पेन छुए भी आप वहां तक पहुंच जाओगे। थोड़ा सा 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आप, माइंड में आपको कैलकुलेट होना चाहिए कौन सा नंबर से कैसा मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है? क्या आ रहा है आपका आंसर? देखो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या है? 54 kg। मिटा दूं, ये मिटा दूं? देखो रीड क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो आप। क्या होगा इसका आंसर? देखो आप क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ रहे हो, देखो ऑनलाइन वाले भी देखो क्या बोल रहा है इसमें। द एवरेज वेट और हाइट ऑफ 8 बॉयज, 8 बॉयज हैं, उनका एवरेज हाइट कितना है? 159। ये 159 हो गया। इफ अ न्यू बॉय ज्वाइंस द ग्रुप द एवरेज डिक्रीजेस बाय 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब ये एक नया लड़का जुड़ गया तो 8 से 9 हो गए, बट ये 158 हो गया, डिक्रीज हो गया। तो दिख पा रहा है आपको? डिक्रीज हुआ ना। अब आपका क्या काम है? सर इसको दोनों कंपेयर कर रहा हूं तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे -1 हो जा रहा है। तो -1 हो रहा है मतलब यहाँ पे 8 इंटू -1 करोगे तो -8, आपका आंसर 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? और फर्दर डाउट है तो आप एक काम करो, क्या करो? 159 इंटू 8 इसको, और 9 इंटू 158 इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो भी आप 150 ही आंसर आएगा आपका। समझ पा रहे हो? अगर आपको लग रहा है ये सही नहीं है तो आप इसको भी मल्टीप्लाई करके देखो टाइम लगा के, उसके बाद भी आप आंसर 150 ही लेके आओगे। नोट करो प्रॉपर उसको। कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट? देखो आप, ये आया आपका 150 सेंटीमीटर आ रहा है सबका। तो ऑलवेज आपको मैं बता रहा हूं, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग कुछ भी हो, आप हमेशा टी मेथड लगाओगे तो आप विद इन टाइम उससे कम में बना लोगे। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो आप क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहना है? देखो आप इसमें, द एवरेज हाइट ऑफ 7 बॉयज इज 150 से कितना दिया है? देखो यहाँ पे देखो आप,
एन कितना है आपका 7 बॉयज, इसका एवरेज हाइट कितना दिया है 156 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है एक बॉय को मैं एक्सक्लूड कर देता हूं, एक बॉय एक्सक्लूड हो गया 6 हो गए। अब क्या बोल रहा है आपका, देखो उसमें द एवरेज ऑफ ग्रुप इंक्रीजेस बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना हो गया 158 हो गया। क्लियर है? तो एक्सक्लूडिंग वाला केस को फ्रेम करना आपको आना चाहिए। समझ पा रहे हो आप क्या बोल रहा हूं मैं? इसको मैं टी मेथड में अगर बनाऊंगा तो कैसे दिखना चाहिए, देखो आपका ये मेगा बिग टी, एन कहां पे आएगा, मिनिमम एन किधर जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 6 वाला इधर आएगा ना। इससे रिलेवेंट एवरेज कितना हो गया 158, उधर कितने हो गए 7 और ये हो गया 156। तो जो चीज आपको दिख रहा है इंक्रीज हो रहा है 2 से, वो एक्चुअल में क्या हो रहा है इस केस में -2 हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? जो एक्चुअल में आपको दिख रहा है इंक्रीजेस बाई 2, अभी तो आप अरे ये 6 वाले का कितना एवरेज 158 है ना, आप जो इधर मिनिमम एन रखे हो इसका रिलेवेंट एवरेज यही तो रखोगे आप, और इसका रिलेवेंट एवरेज इधर पे रखोगे। तो आपको एक्चुअल में दिया है क्या इंक्रीजेस बाई 2, बट आप जब इसको टी में फ्रेम करने के लिए रिवर्स कर रहे हो ना, कर रहे हो नहीं, तो आप देखो क्या हो रहा है डिक्रीजेस बाई 2, मतलब आप एक काम करो यहाँ पे जाके -12, ये -12 कैसे आ रहा है 6 इंटू -2 144 सेंटीमीटर आ जाएगा आपको। क्लियर है? और फर्दर डाउट है आपको, अगर लग रहा है कि सही में वैलिड नहीं है तो आप एक काम करो 156 इंटू 7 करो और 158 इंटू 6 करो, दोनों को माइनस करोगे तो भी 144 आएगा। क्लियर है? तो इसका फ्रेमिंग देखो आप, एक्सक्लूडिंग वाला केस में कैसा हो रहा था, अभी तक इंक्लूड होता था तो पहले केस इधर बैठता था, इसलिए वेरी सिंपल और क्लियर थॉट क्या होना चाहिए आपका, मिनिमम एन शुड बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टी। जो मिनिमम एन है वो हमेशा लेफ्ट साइड में आएगा, उससे रिलेवेंट एवरेज जो भी हो रहा है वो कहां पे आएगा, इसके नीचे आएगा, इसका इसके नीचे आएगा। अब आप चेंजेस को देखो, अब वो क्वेश्चन में प्लस हो रहा हो माइनस हो रहा हो कुछ भी हो, हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है वही होगा। क्लियर है? इसको भी सॉल्व करो, आप क्या आ रहा है आपका, देखो इसको एग्जैक्ट 144 आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो, इसको सॉल्व करोगे ना आप तो 144 आएगा आपका डिफरेंस इसमें। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो एक्सक्लूडिंग वाला केस को एकदम अच्छे से फ्रेम करना पड़ता है। क्लियर है? आप इसको देखो, ये कितना आ रहा है आपका, ये 948 और ये कितना आ रहा है आपका 10 कितना आ रहा होगा, ये लगभग ऐसा कुछ आ रहा होगा। इसको जब माइनस करोगे तो अगेन आपका 144 सेंटीमीटर आ जाएगा। आ रहा है 144 ही आएगा। तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई में जो आप टाइम वेस्ट करोगे, आपका ये मेथड आपका इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग में हमेशा फिक्स रहेगा। क्लियर है आपको? और ऐसा क्वेश्चन और आप बुक खोलोगे तो आपके लिए मैं बता देता हूँ, ये बुक बहुत बढ़िया है, क्विकर मैथ्स बाय एम टायरा, ये बुक आप ले सकते हो। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया है, इसको लेोगे तो आप बनाते जाना, इतना ही वैरायटी का क्वेश्चन होता है जितना आप पढ़ रहे हो। क्लियर है? तो इसमें आप देखोगे तो और एन नंबर वाला 50 क्वेश्चन होगा इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वाला केस में। ठीक है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये बेस्ड ऑन द इनिंग्स वाले क्वेश्चन होता है, ये भी आपका फेवरेट क्वेश्चन होता है पेपर में जो पूछता है। बता दूं ये, देखो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन? इनिंग्स, इनिंग्स वाले क्वेश्चन। इनिंग्स मतलब बैट्समैन, क्रिकेट वाला। क्या बोल रहा है देखो आपका, कोई भी बैट्समैन है अपना क्रिकेट खेलते जाता है, एक्स्ट्रा रन ऐड होते जाता है तो उसका एवरेज बढ़ते जाएगा ना। तो यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं, अ बैट्समैन इन हिज 16th इनिंग मेक्स अ स्कोर ऑफ 126 रन। 126 रन बनाता है कोई बैट्समैन है अपने 16वें इनिंग में, और बोल रहा है देयर बाय इंक्रीजेस हिज एवरेज स्कोर बाय 3 रन। 3 रन से उसका एवरेज स्कोर बढ़ जा रहा है। क्लियर है आपको? तो यहां पे सिंपली समझोगे तो आप बताओ, ये 16th इनिंग है, यहां पे लेट उसका एवरेज क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो भी रहा होगा इसको छोड़ो, इसके रेफरेंस के लिए कौन सा रहना चाहिए आपको? अरे रेफरेंस तो होना चाहिए आपको कैलकुलेशन के लिए। जैसे अभी मैं बोलता था तो इसका रेफरेंस क्या होगा, एक चलो पहले देख देता हूं मैं, ये 15वां इनिंग है, 15वीं इनिंग में चलो इसका स्कोर लेट ए रहा होगा,
समझ पा रहे हो आप? ये 15th इनिंग में इसका एवरेज क्या रहा होगा अभी आपका? देखो एक्चुअली में आप जब इसको किसी भी बैट्समैन का एवरेज स्कोर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ये 15वीं पारी में खेला, उसका ओवरऑल रन इतना था तो एवरेज स्कोर इतना हो गया। 16th पारी में ये खेला तो एवरेज रन इतना हो गया, ये 16th पारी में इतना हो गया। समझ पा रहे हो? तो ओवरऑल अल्टीमेटली जो भी उसका इनिंग है वो डिनोमिनेटर है आपका, यही तो होगा ना। खेल देखते हो, क्रिकेट देखते हो ना आप लोग, इसका तो स्टेटस रहता है क्रिकेट वाला, ठीक है। इसको देखो आप, तो आपका ये इनिंग है वो कहाँ पे आएगा आपका? डिनोमिनेटर में। क्लियर है? तो अभी देखो आपका इसका लेट मैं ये बोलता हूँ कि एन है आपका, अभी 15th इनिंग में उसका एवरेज कितना है? ए है, अभी मेरे को नहीं पता है। 16th इनिंग में एवरेज बढ़ के A+3 हो गया, लेकिन ये कब बढ़ा होगा? जब ये कितना रन बनाया? 126 रन बनाया होगा। क्लियर है? अगेन आप इसको फ्रेम कर पाओगे क्या? आपके पास बहुत सारा अप्रोच है, जैसे मैं आपको इसको बोलूंगा तो आप कैसे कर सकते हो? ये 126 रन क्या है? नथिंग बट डिफरेंस, दोनों के सम का डिफरेंस होगा। तो एक अप्रोच है कि आप ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद डिफरेंस निकालोगे, वो उसका वो हो जाएगा। लेकिन इसका सिंपल शॉर्टकट मैं इसको टी मेथड से बना सकता हूँ सिंपली। ये देखो 15वीं इनिंग में कितना होगा इसका? लेट ए है, 16th इनिंग में A+3 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ? +3। तो यहाँ कितना हो जाना चाहिए? 45 ऐड हो जाना चाहिए ना। अरे ये 15 × 3 ऐड कर दो, 45 तो ऐड होगा, नहीं हो पा रहा है क्या? अब ये जो ऐड हो रहा है यही तो आपका 126 है। रिवर्स कर दिया क्वेश्चन को, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे पिछली बार वाला जो क्वेश्चन था आप उसको समझो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो आप, कौन सा क्वेश्चन था? कोई भी क्वेश्चन को पकड़ लेता हूं, आप देखो क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन को पूछने का तरीका। कौन सा क्वेश्चन था? लेट 16 नंबर का क्वेश्चन को देखो, 16th नंबर का क्वेश्चन सभी देखो आप क्या बोल रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन को मैं ऐसा फ्रेम करता हूं, देखो 35 लोग थे जिनका एवरेज कुछ एक्स रहा होगा, यदि उसका क्लास टीचर है जो कि 74 किलो का है, समझ पा रहे हो? वो जुड़ता है तो उनका एवरेज है x+1 हो जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, नहीं फाइंड कर, सेम क्वेश्चन है जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं आपको ये x ना बता के ये दे दिया था और मैं पूछता था कि वेट ऑफ द क्लास टीचर को बताओ, तो वो क्या होता है आपका? जो इंक्लूड हुआ वही पर्सन होता था। जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ ये 74 कब लेके आए थे आप बताओ? 74 क्या था आपका? सर ये जब 35 से 36 हुआ था ना, तो जो एक पर्सन का जो वेट होता है वो यही होता है। तो सेम वे में मैं नहीं बोल सकता क्या ये 15वें इनिंग से 16वें इनिंग में जो रन बनाएगा वही 126 है? वो तो क्वेश्चन में दिया भी है आपको, समझ पा रहे हो? क्वेश्चन को पूछने का तरीका होता है आपका। क्लियर है? तो अभी मैं इसको और रिवर्स कर दूंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आपको क्या दिख रहा है? सर ये A+3 + 45 है, इसका सम 126 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपको? देखो ये इनिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन होता है, आपको दिखेगा पेपर में। क्लियर है? ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना? अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या? देखो फाइंड द एवरेज स्कोर आफ्टर 16th इनिंग। तो एवरेज स्कोर आफ्टर 16th इनिंग क्या है इसका? अरे एवरेज स्कोर आफ्टर 16th इनिंग क्या है इसमें जो आप लिए हो उसके हिसाब से क्या है? A+3 है ना, इसका A+3 है तो A+3 को सब्जेक्ट बनाओ आप। A+3 = 126 - 45 कर दो आप। क्लियर है? आपका 78 रन आ जाएगा आपका। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। प्रॉब्लम मिस्टेक क्या करते हो मैं ये बता रहा हूँ आपको क्लियरली। आप क्या करोगे? आपको लगेगा ए का ही वैल्यू निकालना है, लेकिन आपको ए का वैल्यू थोड़ी पूछ रहा है, आपको पूछ किसका रहा है वैल्यू? क्या पूछ रहा है? एवरेज उसका किसका पूछ रहा है? देखो A+3 का वैल्यू पूछ रहा है ना, और आपका एवरेज भी तो A+3 है। अभी मैं अगर पूछता कि एवरेज निकालो 15th इनिंग के बाद, तब आप किसका वैल्यू निकालते? सिंपली समझो, अभी आपने क्या लिया है? लेट एवरेज ए था और इसका एवरेज A+3 था, तो अभी आप जो A+3 निकालोगे आपको पूछ रहा है कि उसका एवरेज क्या होगा 16th इनिंग के बाद। तो 16th इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या है? A+3। तो ये पूरे इक्वेशन में A+3 का वैल्यू नहीं निकालोगे आप कि ए का वैल्यू निकालोगे? A+3 का निकालोगे ना, आपको 16th इनिंग पूछ रहा है तो 16th इनिंग में A+3 का निकालोगे तो ये 3 को वापस ले जाकर क्यों माइनस करोगे आप? गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपका आंसर 78 आएगा। अच्छा ठीक है, हाँ 81। क्लियर है? लेकिन मैं अगर आपको पूछूं कि 15th इनिंग में उसका एवरेज क्या था, तब आपका क्या आंसर होगा? ये आपका 81 है, वो 16th इनिंग का है। क्लियर है? अगर मैं 15th इनिंग का पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सर ये 126 में एक बार और 45 और एक बार और 3 को माइनस कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 78 रन। क्लियर है? क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम है?
सेम नहीं है, एक में 16th इनिंग पूछा है, एक में 15th इनिंग पूछा है। तो 16वें इनिंग का आंसर आपका 81 रन होगा और 15th इनिंग का आपका क्या हो जाएगा, जब आपको एक बार A+3 निकालना है और एक बार A निकालना है। क्लियर है, सिंपल याद रखो आप। अब ये क्वेश्चन को आप समझो, मैं इसको रिवर्स करता हूं आपके लिए, 2 मिनट आपको एकदम क्लैरिटी तब आएगा कि मैं टी मेथड क्यों लगाया। मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं, 15वें इनिंग में किसी आदमी का एवरेज स्कोर रहा होगा कितना आपका, देखो 78 रन। सुनो क्वेश्चन को फिर से सुनते जाओ, मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट को टोटल बदल दे रहा हूं। एक बैट्समैन है, उसका 15th इनिंग में एवरेज स्कोर है 78, 16th इनिंग में वो कितना रन बनाएगा कि उसका एवरेज स्कोर बढ़ के 81 हो जाए। या तो मैं क्वेश्चन को रिवर्स करके ऐसा बोल देता हूं क्या, कि 15th इनिंग में एक बैट्समैन है जिसका एवरेज स्कोर कितना है 78 रन, हाउ मच मोर रन ही हैज टू मेक इन हिज 16th इनिंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3 रन्स। सेम जैसे क्लास टीचर को इंक्लूड कर रहा हूं तो मैं ये बोलूंगा कितना रन बना रहा है, सेम चीज है आपका। तो अब आप क्या बोलोगे, कुछ नहीं सर, आप एक काम करो, ये ऐसा लिख दिया, मैं फ्रेम कर दिया। फिर आप बोलोगे सर ये 3 हो रहा है, यहां पे जाके आप इसको ये कर दो, 126 फिर से आ गया आपका आंसर। तो वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन को पूछने का तरीका है, समझ रहे हो आप। तो इनिंग वाला क्वेश्चन भी एक काइंड ऑफ कैसा क्वेश्चन होता है, टी मेथड वाला क्वेश्चन होता है। क्लियर है आपको, अच्छे से नोट करो आप। ध्यान देना, जो गलती करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द लोग, वो क्या, आपको पूछा कौन सा इनिंग का है, जब आपको 16th इनिंग बोल रहा है तो आप इसको रिफरेंस लोगे, 15th बोल रहा है तो आपका रिफरेंस ये रहेगा। क्लियर है, नोट कर लो उसको अच्छे से।